Hi everyone. So let us just start with the second part of the chapter number 1. Chapter number 1 हम देख रहे थे. इसमें हमने पूरी कहानी भी पढ़ ली थी चैप्टर 1 की, और मैंने वीडियो 1 में ना ये दो सेक्शन लिसन एंड रिस्पॉन्ड एंड स्पीकिंग एक्टिविटी ऑलरेडी करा दिया था, लेकिन वहां पर वॉइस इशू था कुछ, तो वो सेक्शन मैंने पहले वाली वीडियो से हटा दिया है. ये दोनों पार्ट यहाँ पर देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो स्टोरी है, पोएम दी गई है, वो देखेंगे. ओके, सो लिसन एंड रिस्पॉन्ड में दिया है, यू विल लिसन टू स्पीकर टॉक अबाउट डिजिटल लिटरेसी. एज यू लिसन कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद 1 or 1 to 3 एग्जैक्ट वर्ड्स दैट यू हियर. ट्रांसक्रिप्ट जो है हमें 259 पेज पे दिया, तो पहले ट्रांसक्रिप्ट रीड करेंगे और ये जो है यहाँ पर दिया हुआ इसको कंप्लीट करेंगे, फिल करेंगे. ओके, चलिए देख लेते हैं. तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्ट मैं ओपन करती हूँ. How I taught my grandmother to read. You will listen to a speaker talk about digital literacy. हमें 3 exact words में जो sentences दिए उनको complete करना है. तो चलिए read करते हैं. Good morning everyone. Today I would like to discuss an essential skill in our daily lives. एक बहुत essential मतलब बहुत important एक skill के बारे में यहाँ discussion है, जिसे कहते हैं digital literacy. जो digitally सारी activities हम करते हैं, payment करना या बाकी चीजें, उसके बारे में literacy, साक्षरता, ज्ञान होना चाहिए. पहले के समय में earlier literacy meant जस्ट रीडिंग एंड राइटिंग, सिर्फ लिखना और पढ़ना ही क्या कहलाता था पहले के समय में कि ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है. लेकिन आज के समय में पढ़ाई या साक्षरता जो है उसमें ये भी एबिलिटी इंक्लूड होती है कि आप डिजिटल टूल्स को इफेक्टिवली और रिस्पॉन्सिबल तरीके से कैसे यूज कर सकते हो. सो डिजिटल लिटरेसी मीन्स एक्सेसिंग, क्रिएटिंग एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन यूजिंग टेक्नोलॉजी. इट्स नॉट जस्ट अबाउट यूजिंग गैजेट्स बट ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई गैजेट है, फोन है, आप चला पा रहे हैं, तो सिर्फ यही नहीं है डिजिटल लिटरेसी कि आप फोन खरीद सकते हैं या कुछ क्रिएट कर सकते हैं, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप समझें अच्छे से, रियलाइबल सोर्स कौन से हैं, ताकि आपके पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट किया जा सके, कोई हार्म ना हो आपको. ठीक है, तो ये लिटरेसी इसलिए भी जरूरी है. सो वाई डू यू थिंक डिजिटल लिटरेसी इज इंपॉर्टेंट? क्यों जरूरी है डिजिटल लिटरेसी? तो सबसे पहले यहाँ पे रीजन दिया हुआ है. सबसे पहले है कि इट एम्पावर्स इंडिविजुअल्स. ये इंडिविजुअल्स को पावर प्रोवाइड करता है. जैसे अगर स्टूडेंट्स हैं तो वो रिसर्च कर सकते हैं, क्रिटिकल तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं. प्रोफेशनल्स हैं तो वो हैंडल कर सकते हैं डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को. सीनियर सिटीजन है तो वो स्टे कनेक्टेड, मतलब जुड़ सकते हैं एक दूसरे से. सेकेंड है इसका कि इट प्रमोट्स सेफ इंटरनेट यूज बाय हेल्पिंग अस रिकॉग्नाइज मिस इन्फॉर्मेशन. अगर डिजिटल लिटरेसी है, आपको अच्छे से ज्ञान है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को कैसे चलाना है, तो आपके साथ कोई भी स्कैम नहीं होगा, साइबर थ्रेट से आप बच पाएंगे. तीसरा रीजन दिया है कि इट प्रिपेयर अस फॉर अ डिजिटल फ्यूचर वेयर स्किल्स इन ऑनलाइन सर्विसेज, जॉब एप्लीकेशंस एंड गवर्नेंस आर एसेंशियल. ये हमें जो आज के बाद आने वाला समय है, मतलब फ्यूचर जो समय है जहाँ पे डिजिटल लिटरेसी बहुत मायने रखेगी, उसमें जो स्किल्स चाहिए ऑनलाइन जॉब्स के लिए, जॉब एप्लीकेशन के लिए, गवर्नेंस के लिए, तो इस सब में काम आने वाला है. बीइंग डिजिटली लिटरेट इज नो लॉन्गर ऑप्शनल, इट्स नेसेसरी. पहले का समय था, ठीक है फोन चलाना नहीं आता, ठीक है ऑनलाइन पेमेंट करना नहीं आता, ठीक है ऑनलाइन बुकिंग करना नहीं आता, तो चल जाता था. लेकिन जैसे जैसे आप समय में आगे बढ़ेंगे तो ये कोई ऐसा नहीं है कि ऑप्शनल है, आपको आता है तो ठीक, नहीं आता है तो ठीक. ये ऐसी नेसेसिटी बन जाएगी कि आपको आना ही चाहिए. इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम्स, रीजंस दिए हुए हैं कि इसी कारण से 2 प्रोग्राम के नाम दिए हैं, डिजिटल साक्षरता अभियान दिशा और नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन NDLM. ऐसी स्कीम्स बनाई गई हैं, हैज बीन फॉर्मुलेटेड टू इम्पार्ट. किस लिए? ताकि IT ट्रेनिंग लोगों को दी जा सके पूरी कंट्री में. ठीक है, तो ये हमने पैसेज पढ़ लिया, अब ये ट्रांसक्रिप्ट पढ़ लिया. अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं. तो जैसे इसमें पहला दिया हुआ है कि लिटरेसी दीज डेज इंक्लूड एबिलिटी टू यूज डैश. Digital literacy is about protecting dash. Digital literacy enables the elderly to dash. Then digital literacy encourages using the internet safely by helping us recognize dash and dash. National Digital Literacy Mission helps people across the country by imparting dash. ये आंसर्स मैं आपको दिखा देती हूँ. अब उसके बाद ये वाला भी साथ में ही देख लेंगे. ठीक है, तो स्पीकिंग एक्टिविटी है टर्न कोड. टर्न कोड क्या होता है कि एक ऐसी डिबेट जिसमें आप ही किसी टॉपिक पे, एक कोई व्यक्ति टॉपिक के मतलब उसके फेवर में बोलेगा और एक जो है उसके अगेंस्ट में बोलेगा. ठीक है, और कोई टॉपिक दिया हो, तो यहाँ जैसे 2 टॉपिक दिए हुए. पहला है इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न न्यू लैंग्वेजेस अपार्ट फ्रॉम योर मदर टंग. आपकी जो मदर टंग है उसके अलावा आपको एक और लैंग्वेज आनी चाहिए, सीखना चाहिए, ये जरूरी है. तो इसके फॉर में भी बोलो, मतलब सही है, और ये इसलिए भी बोलो कि नहीं नहीं ये तो गलत है. ठीक है, फिर सेकेंड है लर्निंग कैन हैपन ओनली व्हेन यू आर यंग. जब आप यंग होते हैं तभी आप कुछ सीख सकते हैं, तो इसके फेवर में बोलो और इसके अगेंस्ट में बोलो. ओके, ये गाइडलाइंस आपको यूज करनी है कि बिगिन विद स्पीकिंग फॉर,
मतलब सबसे पहले फेवर में बोलना है 1 मिनट, फिर टीचर जब सिग्नल करेंगे तो साइड स्विच करनी है और अगेंस्ट में बोलना है 1 मिनट। ओके, ये कुछ यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, इस तरीके से आपको बोलना है। ये देखो फॉर्म में जैसे स्टार्ट करोगे, टू बिगिन विद आई वुड लाइक टू स्पीक फॉर द टॉपिक डैश, फिर अगेंस्ट में ऑन द कॉन्ट्ररी मतलब इसके अपोजिट, या फिर ऑन द अदर हैंड डैश। ठीक, तो इसका जो टॉपिक है वो मैं आपको बता दूंगी कैसे बोलना है। ओके, दोनों टॉपिक के ऊपर। तो चलिए इनके आंसर्स देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ देखो लिसन एंड रिस्पॉन्ड में था, लिटरेसी दीज डेज इंक्लूड एबिलिटी टू यूज डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड डिवाइसेस। ये जो बोल्ड में है वो आप फिल कर लेंगे। डिजिटल लिटरेसी इज ऑल्सो अबाउट प्रोटेक्टिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड प्राइवेसी। डिजिटल लिटरेसी enables the elderly to use technology confidently. Digital literacy encourage using the internet safely by helping us recognize फेक न्यूज एंड ऑनलाइन थ्रेट्स। देन नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन NDLM जो है ये हेल्प करता है पीपल अक्रॉस द कंट्री बाय इम्पार्टिंग डिजिटल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ओके, नाउ स्पीकिंग एक्टिविटी में जो 2 टॉपिक दिए हुए थे, जैसे टॉपिक 1 है इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न न्यू लैंग्वेज, तो इसके फेवर में बोल सकते हैं लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज हेल्प्स अस कम्युनिकेट विद मोर पीपल। हम और लोगों से बातचीत कर सकते हैं, डिफरेंट कल्चर को समझ सकते हैं, और ये इंप्रूव करता है जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड नॉलेज। अगेंस्ट में बोलना है तो सम पीपल बिलीव दैट लर्निंग टू मैनी लैंग्वेजेस कैन कंफ्यूज स्टूडेंट्स एंड रिड्यूस फोकस ऑन मास्टरिंग, ठीक है, देयर मदर टंग। नाउ नेक्स्ट इज कि हम सिर्फ यंग होते हैं तभी सीख सकते हैं, तो इसके फेवर में बोलेंगे यस, यंग माइंड जो होता है ज्यादा एक्टिव होता है, फ्लेक्सिबल होता है, सो लर्निंग जो नए नए कॉन्सेप्ट्स उसको लर्न करना इजी हो जाता है ड्यूरिंग चाइल्डहुड। अगेंस्ट में बोलेंगे नहीं, लर्निंग किसी भी एज में हो सकता है अगर पर्सन डिटरमाइंड है, डिटर्मिनेशन है उसके मन में, और इंटरेस्ट अगर शो कर रहा है तो, जैसे हमने स्टोरी ऑफ ग्रैंड मदर से सीखा। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर। आई होप इट इज गोइंग टू हेल्प यू। ये आप देख सकते हैं वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें जो सेकेंड वाली स्टोरी दी गई, पोयम दी गई है, नॉट स्टोरी, भारत आर लैंड मतलब भारत हमारी धरती है, भूमि है, इसके बारे में। तो पहले ये जो पोएम है उससे पहले यहाँ पे रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कुछ सॉल्व करना है। रिकॉल द लाइंस ऑफ नेशनल एंथम एंड कंप्लीट द टेबल बिलो विद द नेम्स ऑफ स्टेट्स, माउंटेन रेंजेस एंड रिवर मेंशन इन इट। जैसे जनगण मन जब हम बोलते हैं अपना राष्ट्रगान, तो उसमें बहुत सारे स्टेट प्रोविंसेस के नाम आते हैं, है ना, तो उसके बारे में बताना है, माउंटेन रेंजेस के बारे में बताना है, और रिवर्स के बारे में बताना है। सो जैसे स्टेट और प्रोविंसेस में कौन कौन से आते हैं जनगण मन जब हम बोलते हैं, तो पंजाब बोलते हैं, पंजाब, सिंध, है ना, सिंध प्रोविंस था, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंग, बंग जो बंगाल वाला रीजन है उसके लिए बंग। माउंटेन रेंजेस कौन सी आती है इसमें, विंध्य हिमाचल बोलते हैं, विंध्य हिमाचल। और रिवर कौन कौन सी है, यमुना गंगा, यमुना गंगा, है ना, जनगण मन से हमें लिखना था। नाउ नेक्स्ट है वर्क इन पेयर, डिस्कस व्हाट द वर्ड जय हे। जय हे जो वर्ड है, जो लास्ट 2 लाइंस में हम बोलते हैं नेशनल एंथम में, वो क्या कन्वे करता है, उसका मतलब क्या है। जय हे जय हे जय हे बोलते हैं ना, ये अपना आंसर जो आपको क्लासमेट या और टीचर्स के साथ डिस्कस करना है, तो आप लिख सकते हो इसका आंसर, they express victory, praise and pride for the nation। हमारे देश के लिए प्राइड, गर्व की बात है, ये दिखाता है, हमारे देश की जीत को दर्शाता है। तो ये जो वर्ड है जय है, द वर्ड जय है सेलिब्रेट इंडिया एंड कन्वे admiration and respect for the country, and respect for the country। ओके, कि हम अपने देश की रिस्पेक्ट करते हैं, हम एडमायर करते हैं, राइट, ये सारी चीजें। नाउ नेक्स्ट दिया हुआ है
इसमें सिर्फ हम ये बताना था जय हे का मतलब क्या कन्वे करते हैं, तो ये आप लिख सकते हैं। नाउ रीड द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन लाइंस ऑफ द पोएम, चूज द ऑड वन आउट एंड दैट डज नॉट कॉरेस्पॉन्ड विद द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अब इसमें क्या करना है कि जो भी यहाँ पे वर्ड दिए हुए हैं, अंडरलाइन वर्ड है, इससे जो मीनिंग मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसको हमें फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ 3-3 दिए ना, उसमें से कौन सा मैच नहीं हो रहा है वो बताना है। तो जैसे इसमें पहला देखते हैं, शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। पियरलेस मतलब क्या होता है, जिसकी कोई तुलना ना हो सके, अतुलनीय, ठीक है, अतुलनीय, जिसकी कोई तुलना ना कर सके। तो ऐसा कौन सा वर्ड है? इनकम्पेरेबल, ये तो सही है, जिसको कंपेयर ना कर सके। अनमैच्ड, जिसका कोई मैच ना हो। वैल्यूएबल, इसमें ऑड है, मतलब जिसकी वैल्यू हो। ये ठीक तो लग रहा है लेकिन इसके मीनिंग से मिलता जुलता नहीं है, ठीक है, तो ये ऑड वर्ड है। देन मैनी अ सेज हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड। सैंक्टिफाइड मतलब होता है पवित्र कर दिया। बहुत सारे साधु सन्यासियों ने हमारी जो जन्मभूमि, हमारी जो लैंड है, भूमि है, उसको पवित्र कर दिया। तो ब्लेस्ड, प्यूरिफाइड और अपलॉडेड, तो इसमें अलग कौन सा हो जाएगा? अपलॉडेड, ठीक है, अपलॉडेड। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। एंड हेयर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड। ऑस्पिशियस मतलब होता है मंगलमय, शुभ, तो सारी शुभ चीजें यहाँ पर मिलती है। फॉर्चुनेट, फैंटास्टिक एंड फेवरेबल। सो ये सही है, ये सही है। फैंटास्टिक थोड़ा अलग है, तो इसमें ये वाला ऑड है। देन ऑफ होरी एंटिक्विटी इज भारत। तो होरी एंटिक्विटी मतलब होता है अत्यंत प्राचीन काल से, बहुत पुराना। एंटिक्विटी मतलब पुराना, बहुत पुराना है। सो इसका एंशिएंट टाइम्स, रिसेंट पास्ट, टाइम इमेमोरियल। तो कौन सा इसमें अलग होगा? रिसेंट पास्ट। बहुत प्राचीन की बात कर रहे हैं ना, तो रिसेंट कहां से आ गया? तो ये वाला होगा। ओके, तो इसके साथ हमने ये कर लिया है कवर। नाउ अब हम पोएम जो है उसको रीड कर लेते हैं। छोटी सी पोएम है, ज्यादा नहीं है। द माइटी हिमवंत इज आर्स, देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। मतलब ये जो शक्तिशाली, जो माइटी मतलब महान, एक जो पर्वत है हिमालय जिसको हम कहते हैं, वो सिर्फ हमारा है। इट आर्स, ये हमारा है। पूरी पृथ्वी पर, नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ मतलब पूरी पृथ्वी पर इसकी बराबरी करने वाला दूसरा कोई पर्वत नहीं है। द जेनरस गंगा इज आर्स, विच अदर रिवर्स कैन मैच हर ग्रेस। विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस मतलब ये जो पवित्र और इतनी महान नदी है गंगा, ये सिर्फ हमारे यहाँ बहती है। क्या ऐसी कोई और नदी है जिसके पास मतलब इतनी महानता, पवित्रता हो? क्या इसकी कोई बराबरी कर सकता है? तो अभी तक हमने ये जो 4 लाइनें देखी, इसका मतलब क्या है? पहला है कि ये जो हिमालय है, हिमालय पर्वत, ये हमारा है। आर्स, ये हमारा है। पूरी पृथ्वी पर इसकी बराबरी करने वाला कोई दूसरा पर्वत नहीं है। ये भारत की महानता और प्राकृतिक जो वैभवता है कि हम कितना विशाल देश है, प्राकृतिक तौर पर कितना विविध है, उसको दिखाता है। ऐसे ही हमारे यहाँ पर पवित्र गंगा नदी है, जो किसी और देश में या कहीं पर भी ऐसी पवित्र नदी है क्या? देन द सैक्रेड उपनिषद्स आर ऑर्स। आर्स मतलब सैक्रेड मतलब पवित्र जो उपनिषद है ये हमारे हैं। व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम। इनके समान ज्ञान और आत्मिकता वाले कोई दूसरे ग्रंथ हैं क्या जिसे हम इनकी तुलना कर सकते हैं? तो ये भारत की समृद्धि, आध्यात्मिक परंपरा को दर्शाता है, फिलॉसफी को दिखाता है। दिस सनी गोल्डन लैंड इज आर्स, शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। ये जो सोने जैसी चमकने वाली स्वर्ण भूमि है ये हमारी है। शी इज पियरलेस मतलब ये अतुलनीय है, इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेट्स प्रेज हर मतलब अतः इसीलिए हमें अपनी मातृभूमि की प्रशंसा और सम्मान करना चाहिए। गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर। गैलेंट वॉरियर्स मतलब जो वीर योद्धा हैं, वीर योद्धा यहाँ पर रह चुके हैं। मैनी अ सेज हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड। बहुत सारे ऋषि मुनि हुए, साधु हुए, जिन्होंने इस भूमि को अपनी तपस्या और ज्ञान से क्या किया? सैंक्टिफाइड यानी पवित्र बनाया। अभी हमने वर्ड्स के मीनिंग देखे। द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज बीन हर्ड हियर। और इस तरीके का जो म्यूजिक है, दिव्य संगीत यहाँ पर उत्पन्न हुआ है। एंड हेयर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड। ऑस्पिशियस मतलब कि जो बहुत पवित्र हो, ठीक है, शुभ हो, पवित्र हो, ऐसी चीजें यहाँ पर पाई जाती हैं हमारी भारत भूमि में, देश में। देन नेक्स्ट है, थोड़ा सा और है पैराग्राफ। यस, नेक्स्ट इज हेयर ब्रह्म नॉलेज हैज टेकन रूट। मतलब इस भूमि पर, हमारी जो भारत भूमि है, इस पर ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म नॉलेज मतलब ब्रह्म का ज्ञान, जो फिलॉसफी पे और हम बोलते हैं एक इटर्नल ट्रुथ है, उसका ज्ञान यहीं पर जन्म हुआ। टेकन रूट मतलब यहीं से इसकी शुरुआत हुई और यहीं से ये विकसित हुआ। एंड द बुद्धा प्रीच्ड हिज धम्म हेयर। और बुद्ध भगवान जो थे उन्होंने अपनी धम्म, धम्म यानी ये प्राकृतिक वर्ड है, धम्म मतलब धर्म, ठीक है, धर्म और उससे रिलेटेड उपदेश यहीं पर दिए, ठीक है, धर्म और उससे रिलेटेड उपदेश यहीं पर दिए। ऑफ हॉरी एंटिक्विटी, एंटिक्विटी इज भारत मतलब
हमारी जो भारत भूमि है ये एक प्राचीन इतिहास वाली, महान इतिहास वाली भूमि है। शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। ये हमारी जो भारत भूमि है इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। पियरलेस मतलब इसकी कोई भी तुलना नहीं हो सकती या तुलनीय है। तो हमें अपनी मातृभूमि की प्रशंसा और सम्मान करना चाहिए। सुब्रमण्य भारती जी द्वारा ये लिखी गई है पोएम। ओके, सो आई होप द पोएम इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बहुत ही प्यारी सी पोएम थी। नाउ चेक योर अंडरस्टैंडिंग। अब हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। सो फिल इन द ब्लैंक्स by choosing appropriate words from the box given below to complete the summary of the poem। इस पोएम की समरी नीचे दी गई है, ठीक है। तो इसमें से वर्ड्स लेके हमें इस समरी को पूरा करना है। चलिए रीड करते हैं और साथ के साथ इसको हम फिल करते जाते हैं। चलो तो रीड करते हैं। द पोएम इज अ ट्रिब्यूट टू इंडिया सेलिब्रेटिंग इट्स नेचुरल ब्यूटी, स्पिरिचुअल हेरिटेज एंड डैश। तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट, ये मैं नंबर लिख दे रही हूँ, फिल नहीं कर रही। हिस्टोरिकल ग्रेटनेस। द पोएट प्रेजेस द, यहाँ पे क्या आएगा, हिमवंत, ये वाला सेकेंड, ठीक है, हिमवंत। डिस्क्राइबिंग इट्स माइटी एंड अनपैरेलल्ड, किसके जैसा और कोई नहीं है। द डैश इज डिपिक्टेड एज जनरस एंड ग्रेसफुल, किसको बताया गया ग्रेसफुल, तीसरा यहाँ पे आ जाएगा गंगा नदी को। देन वाइल द डैश आर ऑनर्ड एज सेक्रेड एंड अनमैच्ड, तो उन उपनिषद को कहा गया है कि सेक्रेड है, पवित्र है और अनमैच्ड है, इनके जैसा कोई और नहीं है। द पोएम हाईलाइट्स द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ, किनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, तो यहाँ आ जाएगा वॉरियर्स, 5, ठीक है, वॉरियर्स। फिर एंड सेजेस, 6th में आ जाएगा सेजेस, हु हैव एनरिच्ड द लैंड विद देयर ब्रेवरी एंड विजडम, ठीक। देन इट ऑल्सो एक्नॉलेज द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस को बताया गया यहाँ पर, ब्रह्म नॉलेज, 7वां, ब्रह्म नॉलेज एंड द टीचिंग्स ऑफ डैश, टीचिंग्स ऑफ डैश में यहाँ पर आ जाएगा बुद्धा, ठीक है, यहाँ 8th आ जाएगा बुद्धा। हाईलाइटिंग इंडियाज डीप रूटेड स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन। द पोएट रिपीटेडली असर्ट्स दैट इंडिया इज, इंडिया को क्या बताया गया यहाँ पर, पियरलेस, ये वाला 9th, पियरलेस, अर्जिंग एवरीवन टू डैश हर, क्या करने के लिए कहा जा रहा है बार बार, प्रेज, तो 10th में आ जाएगा प्रेज। ओके, ये फिल करना था। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग फीचर अबाउट द पोएम। सो इम्पैक्ट ऑन द रीडर्स मूड, कि रीडर के मूड पे कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा इस पोएम को पढ़ने के बाद। तो एक तो प्राइड फील होगा, गर्व एंड एडमिरेशन एंड एडमायर करने की एक भावना जागृत होगी। ओके, देन पोएट एटीट्यूड, पोएट का एटीट्यूड कैसा है, तो पैट्रियोटिक, देशभक्ति से भरा हुआ है, पैट्रियोटिक एंड एप्रिसिएटिव, एप्रिशिएटिव, ठीक है। थोड़ा सा बिहार से हूं तो स और श कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। राइम स्कीम जो है पोएम की वो क्या है, ये फ्री वर्ड्स है, इसमें कोई स्कीम नहीं है, फ्री वर्ड्स है। और लिरिकल डिपिक्शन, लिरिकल रिपीटेशन है, ठीक। देन पर्सोनिफिकेशन मतलब कि किसी चीज को व्यक्ति जैसा दर्शाना, तो इसमें क्या है, जैसे शी दिखाया है हमने, ऐसी लाइन कौन सी है, तो शी इज पियरलेस, हम जो भारत की भूमि है उनको लेडी से या एक विमेन से कंपेयर कर रहे हैं, तो पियरलेस, लेट्स प्रेज हर, लेट्स प्रेज हर। ओके, सो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट है, What is the impact of refrain she is peerless, let's praise her। ये जो लाइन है इससे क्या पता चलता है कि ये peerless है, मतलब इनकी कोई तुलना नहीं हो सकती, इनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, फिर आपको आंसर्स दिखा दूंगी, है ना, लिखने में टाइम जा रहा है हमारा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस अप्रोप्रिएटली। ये जो सेंटेंस है, इंडिया इज मेटामॉर्फिकली डिस्क्राइब्ड एज दिस सनी गोल्डन लैंड, सजेस्टिंग दैट इट इज अ, ये क्या है, ये रिच, glorious and prosperous, ठीक है, prosperous। वैसे ये वाले आंसर्स एक बार दिखा दूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। देन अब यहाँ हमें मैच देम दिया हुआ है, तो ये तो यही कर लेते हैं। द पोएट यूज सिंबलिज्म, मैच द सिंबल्स इन कॉलम 1 टू व्हाट दे सजेस्ट इन कॉलम 2। इसका भी आंसर यहाँ पर लिख ही लेते हैं, ताकि ये वाला जो था कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ रिफ्रेन, ये जो लाइन है इसका क्या इम्पैक्ट है, कि शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। सो इसका है कि ये लाइन क्या एम्फेसिस कर रही है, सो इट एम्फेसाइजेस इंडियाज
ग्रेटनेस, इंडिया की महानता को, है ना, ग्रेटनेस, एंड इंस्पायर्स प्राइड एंड एडमिरेशन फॉर द कंट्री, फॉर द कंट्री। ओके, तो अभी तक हमने सारे आंसर्स देख लिए, जहां पे बड़े होंगे वो मैं आपको दिखा दूंगी। अब चलिए जो मैच टाइम है इसको देख लेते हैं। तो हिमवंत जो है वो किसके लिए कहा गया है, हिमवंत? तो इसका आंसर है स्ट्रेंथ एंड परमानेंस के लिए, ठीक है। देन यहां मैं लिख देती हूँ फिफ्थ है इसका आंसर। गंगा, तो गंगा को प्योरिटी और जेनरोसिटी के लिए, तो इसमें थर्ड आ जाएगा। देन उपनिषद, उपनिषद के लिए स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल लेगेसी, तो ये सेकेंड वाला आ जाएगा, ठीक। देन गैलेंट वॉरियर्स एंड सेजेस के लिए करेज और विस्डम को दिखाया गया यहाँ पर, मतलब उनके जो साहस है उसके बारे में बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ सिक्स्थ वाला आ जाएगा। देन ब्रह्म नॉलेज एंड बुद्धास धम, ये क्या दिखा रहा है यहाँ पर? सो नॉलेज एंड एनलाइटनमेंट, है ना, ये वाला फर्स्ट। एंड सनी गोल्डन लैंड, सो रिचनेस एंड ग्लोरी को बता रहा है भारत की, तो यहाँ पे आ जाएगा फोर्थ वाला। ओके, नाउ द पोएट यूजेस इमेजरी, हमें इस पोएम में बहुत सारी इमेजरी देखने को मिलती है। इमेजरी मतलब कि जहां पे हमें इमेज हमारे माइंड में क्रिएट हो जाए कुछ देखकर। सो डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज टू क्रिएट विविड मेंटल पिक्चर्स दैट अपील टू द सेंसेस। इमेजरी का मतलब क्या होता है? ऐसी लैंग्वेज यूज करना जिससे माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो जाए। गिव एनी टू एग्जाम्पल फ्रॉम द पोएम, कौन कौन सी है इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? तो एक तो द माइटी हिमालय, द माइटी हिमवंत इज आर्स, है ना, पहली वाली लाइन। एंड द जनरस, इसको मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ, दोनों लाइनें जो इसमें आप लिख सकते हैं कहां से हमें ऐसा फील हो रहा है कि इमेज जैसा क्रिएट हो रहा है। तो एक आप ये वाली लाइन लिख सकते हो, द माइटी हिमवंत इज आर्स, और द जनरस गंगा इज आर्स। ओके, ये दोनों लाइनें आप लिख सकते हो। सो इमेजरी पोएम्स में यूज होती हैं ताकि जो रीडर्स है उनके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो और फिर लोग ज्यादा जुड़ पाए पोएम से। नाउ व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ यूज ऑफ हाइफेंस इन द फर्स्ट स्टैंजा? फर्स्ट स्टैंजा में हाइफेंस यूज हुए हैं। सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट आर ट्रू, तो इसमें क्या ऑप्शन ट्रू हो सकते हैं? जैसे हाइफन मतलब क्या होता है कि जैसे एक डैश जैसा जो बीच में लगता है। आप फर्स्ट वाले पैराग्राफ में देखो, यहाँ पर कहां पर हाइफेंस यूज हुए हैं, ये देखो आर्स के बाद यूज हुआ है यहाँ पर, ये देखो। इसका मतलब क्या है? ये जो हाइफेंस लगे हुए हैं, ये जो डैश जैसा लगा है, ये और ये, इसका क्या मतलब है? ये क्या डिपिक्ट करते हैं? तो ये हाइफेंस क्या डिपिक्ट करते हैं? तो स्टेटमेंट्स दिए जो सही हैं उस पे हमें मार्क करना है या बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। इट क्रिएट्स डेलिबरेट पॉज, ये एक पॉज क्रिएट करता है टू री इन्फोर्स द सेंस ऑफ एडमायरेशन एंड प्रेड, ताकि हम रुक कर प्राइड फील कर सके, एडमायरेशन फील कर सके। या ये एम्फेसिस करता है कॉन्ट्रास्ट बिटवीन इंडिया स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, कि स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है उसमें हम डिफ्रेंशिएट या कॉन्ट्रास्ट कर सकें। लेंड्स टू द लिरिकल क्वालिटी गिवन इट्स मेजर चैंट लाइक रिदम, एक तरीके से हम इसे मंत्र की तरह पढ़ पाए, चैंट कर सकें, इसलिए दिया गया है। देन नेक्स्ट है इसमें फोर्थ वाला, ये सजेस्ट करता है हेजिटेशन और अनसर्टेनिटी इन द पोएट्स क्लेम अबाउट इंडिया, या इट प्रेजेंट अ की एलिमेंट्स ऑफ इंडियाज ग्रेटनेस बिफोर द हाइफन एंड मेक्स अ स्ट्रॉन्ग असर्शन अबाउट इट्स यूनिकनेस आफ्टर द हाइफन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा, एक तो ये सही है कि की एलिमेंट्स इंडिया की ग्रेटनेस को असर्शन क्रिएट करता है, यूनिकनेस दिखाता है आफ्टर हाइफन, हाइफन के बाद जो लिखा गया है उसको एक यूनिक तरीके से बताया गया है। तो एक तो हो गया हमारा 5 वाला सही है। दूसरा एक ये पहला वाला सही है कि इसमें हमें प्राइड और एक एडमायर करने के लिए थोड़ा सा एक पॉज हमें लेने को मिलता है, ठीक है, तो फर्स्ट सही है। और एक ये कॉन्ट्रास्ट तो बिल्कुल भी नहीं दिखाता, तो ये गलत है। ये लिरिकल क्वालिटी को मेजर करने के लिए और रिदम की तरह पढ़ने के लिए दिखाता है। तो 1, 3 और 5 जो है इसके करेक्ट आंसर है। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहां दिया नेक्स्ट इज द पोएट यूजेस हाइपरबली इन द पोएम। हाइपरबली क्या होता है? देखो इसको ऐसे पढ़ते हैं, हाइपरबली, इसका मतलब होता है इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इन्वॉल्व्स एक्सट्रीम एक्सेजरेशंस टू हाईलाइट अ पॉइंट और क्रिएट अ ड्रामेटिक इफेक्ट। हिंदी में इसको बोलते हैं अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ाकर बोलना, ठीक है। इट इज नॉट मेंट टू बी टेकन लिटरली बट इट इज यूज्ड to make something sound more impressive or intense. It is not meant to taken literally, मतलब इसको सच में लेने की जरूरत नहीं है, इसको थोड़ा सा किसी चीज को impressive बनाने के लिए, intense गहराई में बताने के लिए हम थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, ठीक है। For example, my luggage weighs a ton. Does the luggage actually weigh a ton? नहीं बोलते अरे ये तो 1 टन भारी है,
मेरा एक तो ये बच्चों का बैग देखो 1 टन भारी है। ऐसे कभी कभी हम बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलते, कभी 1 टन भारी कोई लगेज बैग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ऐसे नहीं बोलते ये तो राई का पहाड़ बना देती है। तो पहाड़ बनाना किसी बात का पहाड़ बन सकता है क्या? नहीं, लेकिन बात को बढ़ाने के लिए बोलते हैं। शी वॉज सो हैप्पी दैट हर स्माइल वॉज अ माइल वाइड। उसकी स्माइल इतनी बड़ी दिख रही थी, मीलों चौड़ी। तो इतनी बड़ी स्माइल नहीं हो सकती, लेकिन ऐसे माइल वाइड ऐसे वर्ड्स जो हम बोलते हैं, इसी को कहा जाता है हाइपरबोली। ठीक है, अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ा कर बोलना। द पोएम इज एन ओड। ओड क्या होता है ये देखो, जब आएगा ना कि इस पोएम की खासियत बतानी है, तो पहला तो ये हो जाएगा कि इसमें हाइपरबोली यूज हुआ है। सेकेंड आप लिख सकते हो ओड यूज हुआ है। इसका मतलब एन ओड इज अ लिरिकल पोएम दैट एक्सप्रेसेस डीप एडमायर, जिसमें प्रेज और रेवरेंस फॉर अ पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और आइडिया, जिसमें बहुत ज्यादा तारीफ की जा रही हो, एडमायर किया जा रहा हो किसी जगह को, ऑब्जेक्ट को या आइडिया को। इट इज ऑफन रिटन इन एन एलिवेटेड एंड फॉर्मल स्टाइल। इसको एक थोड़ा सा सुंदर तरीके से फॉर्मल स्टाइल में लिखा जाता है। सेलिब्रेटिंग द सब्जेक्ट विद एंथुजियाज्म एंड इमोशन, इमोशंस के थ्रू, एक एनर्जी के थ्रू किसी चीज को बताना। सो ओड्स जो होते हैं लैंग्वेज के, इज ऑफन ग्रैंड एंड एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेस करने के लिए बड़े लेवल पे किसी चीज को, तब हम इसे यूज करते हैं। एंड इट सीक्स टू हाईलाइट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज ऑफ इट सब्जेक्ट। जिस व्यक्ति के बारे में हम ओड यूज कर रहे हैं, जिस स्थान के बारे में, जिस चीज के बारे में, उसको, उसके हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज को हाईलाइट करने के लिए यूज करते हैं। नाउ आइडेंटिफाई एग्जाम्पल्स फ्रॉम द पोएम दैट कॉरेस्पॉन्ड टू बीइंग एन ऑड। ऐसे आपको एग्जाम्पल्स पोएम में से ढूंढनी है जिसमें ऑड आपको दिख रहा हो। ठीक है, तो जैसे शी इज fearless, शी इज fearless, let's praise her, let's praise her। अच्छा, आपने जैसे हाइपरबोले पढ़ा, तो इसमें कौन सा हमें पोएम में से एक एग्जाम्पल मिलता है हाइपरबोले का, अगर हम खुद से लिखना चाहें तो? जैसे ये तो एग्जाम्पल्स हमें दिए, पोएम में क्या है? सो एक लिख सकते हो, देयर्स नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ, एनीवेयर ऑन अर्थ। जैसे माएँ बोलती है ना, मेरे बेटा जैसा दुनिया में कोई नहीं है, या मेरी बेटी जैसी दुनिया में कोई नहीं है, ऐसा नहीं होता, लेकिन माँ के लिए अपने बच्चे सबसे अलग होते हैं। तो वैसे ही वो अतिशयोक्ति है। ठीक है, नाउ द पोएट यूज allusion इन द पोएम। allusion क्या होता है? ये लिटरेरी डिवाइस है जब राइटर मेक्स एन इनडायरेक्ट रेफरेंस टू अ वेल नोन पर्सन, प्लेस, इवेंट, लिटरेरी वर्क और कल्चरल एलिमेंट विदाउट एक्सप्लिसिटली मेंशनिंग इट। मतलब किसी ऐसी चीज से कंपेयर करने में, लिटरेरी डिवाइस मतलब लिखने में राइटर्स वगैरह इसको यूज करते हैं allusion को, जिसमें किसी चीज की तुलना की जाती है इनडायरेक्टली। डायरेक्टली उसका नाम नहीं लिया जाता, लेकिन इनडायरेक्टली किसी पर्सन का, प्लेस का, इन सब के साथ कंपेयर किया जाता है। ओके, सो द रीडर इज एक्सपेक्टेड टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड द रेफरेंस बेस्ड ऑन प्रायर नॉलेज। अगर जो रीडर है उसको पहले से नॉलेज होगी, तो रीडर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप पहचानो किससे तुलना हो रही है। अलूजन कैन कम फ्रॉम माइथोलॉजी, रिलीजन, लिटरेचर, हिस्ट्री और पॉपुलर कल्चर। ये जो अलूजन है, कंपैरिजन जो करा जा रहा है, वो किसी भी, कहीं से भी आ सकता है, चाहे वो माइथोलॉजी हो, कोई पुरानी कहानियां वगैरह है, रिलीजन है, लिटरेचर है, हिस्ट्री है, पॉपुलर कल्चर है, कहीं से भी आ सकता है। जैसे हमने अभी देखा उपनिषद से तुलना की है ना, उपनिषद, बुद्ध के धम्म से तुलना की गई, राइट? तो ये क्या होता है? अलूशन होता है। नाउ नेक्स्ट है, फॉर एग्जाम्पल ही इज रियल आइंस्टाइन इन द मैथमेटिक्स क्लास। सो इसमें अल्यूड क्या है? दिस अल्यूड्स टू अल्बर्ट आइंस्टाइन, मीनिंग द स्टूडेंट इज वेरी इंटेलिजेंट स्पेशली इन मैथमेटिक्स और साइंस। सिर्फ नाम लिया है अल्बर्ट आइंस्टाइन, बाकी वो क्या कहना चाह रहा है आप वो खुद समझ जाइए, है ना। अल्बर्ट आइंस्टाइन को किन चीजों से जाना जाता है? कि वो इंटेलिजेंट है, स्पेशली इन मैथमेटिक्स और साइंस, राइट। तो जब हम बोलते हैं अरे ये तो अल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह, अगर कोई तेज दौड़ता है तो हम कहते हैं उसेन बोल्ट की तरह है। तो हम ये थोड़ी बोलते हैं बहुत तेज दौड़ रहा है, हम सिर्फ नाम ले दिए। अब आप समझो कि वो किस लिए बोला जा रहा है। नाउ रीड द एक्सप्लेनेशंस एंड आइडेंटिफाइंग मैचिंग अलूशन फ्रॉम द पोएम फॉर द फॉलोइंग। अब इसमें क्या क्या है अलूशन, वो हमें फाइंड आउट करना है। नाउ तो जैसे पहला है एन अलूशन टू एंशियंट इंडियन स्क्रिप्चर। एंशियंट मतलब प्राचीन, एक भारत के स्क्रिप्चर है उसकी बात की गई है, जो फिलोसॉफिकल कोर को दर्शाता है और डीप एक विजडम और एनलाइटनमेंट को दर्शाता है। तो किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर? उपनिषद के बारे में, उपनिषद। Then an allusion to concept of spiritual knowledge associated with self realization, आत्मज्ञान और अल्टीमेट ट्रूथ की जो बात की गई है वो क्या है? ब्रह्म नॉलेज, ब्रह्म नॉलेज। ठीक है, फिर नेक्स्ट है allusion to गौतम बुद्धा's टीचिंग। तो यहाँ पर हमने गौतम धम्म की, बुद्धास धम्म की बात पढ़ी थी पोएम में, उसको दिखाया गया है, बुद्धास धम्म। ओके,
जिसमें कंपैशन है, नॉन वायलेंस है, एनलाइटनमेंट है। सिर्फ इतना लिख देने से हमें समझ में, बुद्धा धम्म बोल रहे हैं तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, अल्यूशन कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट है क्रिटिकल रिफ्लेक्शन में, यहाँ एक्सट्रैक्ट दिया गया है, ठीक है, ये वाला पार्ट हम कर रहे हैं, इससे हमें क्वेश्चंस दिए कंप्लीट करना है। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो, ये मैंने आपको समझा दिया था। माइटी हिमवंत इज आर्स, देयर इज नो इक्वल अर्थ एनीवेयर ऑन अर्थ, द जनरस गंगा इज आर्स, विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस, देन द सेक्रेड उपनिषद आर आर्स, व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम। तो इसके आंसर्स लिखिए, कंप्लीट द सेंटेंस। द वर्ड माइटी, माइटी यहाँ पर किस चीज को दर्शाता है, रेफर्स टू द डैश ऑफ द हिमवंत। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आंसर, किस चीज को यहाँ पर हिमालयस के लिए यूज किया गया था, सो स्ट्रेंथ। ओके, नाउ करेक्ट ऑप्शन हमें कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस को चुनना है। क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ फोर्थ, यहाँ देखो, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर है 6 लाइन में, ये क्यों यूज हुआ है, कुछ डाउट्स है या अनसर्टेनिटी के लिए, एम्फेसिस करने के लिए किसी पॉइंट को, या फिर हाईलाइट कंफ्यूजन एंड हेजिटेशन, या रिवील इंक्वायरी एंड क्यूरियोसिटी। तो इसका आंसर है कि एम्फेसिस करने के लिए, किसी बात पे जोर देने के लिए, क्या कोई इसके जैसा है ऐसा बताने के लिए, तो सेकेंड वाला इसमें आ जाएगा, ठीक है, एम्फेसिस अ पॉइंट। नाउ नेक्स्ट इज द पोएट यूजेस द वर्ड जनरस, जनरस वर्ड यूज किया है गंगा नदी के लिए, तो ऐसा क्यों किया है, इसका आंसर देख लेते हैं ना। The poet calls Ganga generous because it gives water and life to people and land along its bank. Now next वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर एक साथ आंसर देखेंगे, 2-3 क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। Why was movement of river have been described as graceful? नदी की जो बहाव है उसको ग्रेसफुल क्यों कहा गया है, and fill in the blanks with the correct option from the word given in bracket। इसमें से हमें सही फिल करना है। The poet is simply that implying that Upanishads are unmatched या abundant। उपनिषद क्या है, अनमैच्ड है या abundant है, तो अनमैच्ड आएगा इसमें, ठीक है, अनमैच्ड इन देयर विजडम एंड स्पिरिचुअल डेप्थ। अब ये देखते हैं नदी को ग्रेसफुल क्यों बताया गया, तो इसका आंसर देख लेते हैं। सो रिवर इज डिस्क्राइब्ड एज ग्रेसफुल बिकॉज ऑफ ए स्मूथ फ्लोइंग एंड फ्लोइंग मूवमेंट, जो स्मूथली वो फ्लो करती है इस कारण से। और नेक्स्ट है अनमैच्ड। ओके, नाउ अब यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस है। हाउ डज द पोएम रिफ्लेक्ट अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू कल्चरल आइडेंटिटी एंड हेरिटेज। सो जो पोएम है इसमें कैसे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाया गया है हमारी जो संस्कृति है, उसकी पहचान और जो धरोहर है उससे रिलेटेड, इसका आंसर देखेंगे। देन नेक्स्ट इज व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट द पोएट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंडिया फॉर रिपीटेड फ्रेज शी इज फियरलेस, लेट्स प्रेज हर, कि इसमें जो पोएट है उनका एटीट्यूड कैसा दिख रहा है इंडिया के प्रति, जो वो बार बार बोल रहे हैं कि इसके जैसा कोई नहीं है, इसकी रिस्पेक्ट करो, है ना, इसका सम्मान करो। देन व्हाट डज द लाइन मैनी अ सेज, बहुत सारे सेजेस के बारे में बात की गई है कि हैज सैंक्टिफाइड हिज लैंड, इसका मतलब इट सजेस्ट अबाउट इंडिया स्पिरिचुअल हेरिटेज। तो क्या सजेस्ट करता है, इंडिया की जो स्पिरिचुअल आत्मिक तौर पे जो एक धरोहर है उसको उसके बारे में क्या बताती है लाइन। देन हाउ डज द पोएट कनेक्ट वॉरियर्स एंड म्यूजिक टू इंडियाज ग्रेटनेस, हमने देखा था म्यूजिक की बात एक जगह पर आई है, तो वॉरियर्स और म्यूजिक को किस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट किया है पोएट ने इंडिया की महानता के साथ। देन हाउ डज दिस पोएम फोस्टर सेंस ऑफ नेशनल प्राइड, नेशनल प्राइड मतलब देश के प्रति हमें गर्व कैसे हमारे अंदर ये भरती है कविता। तो इन सबके आंसर देखते हैं। सो पहला है the poem highlights India's rivers, mountains, scriptures and traditions, showing the country's deep cultural roots and heritage। फिर repeated phrase यूज हुआ है कि हमें प्रेज करना चाहिए, है ना, सो इससे पोएट का प्राइड, एक गर्व इसमें हमें झलकता है, और डीप एडमिरेशन फॉर इंडियाज ग्रेटनेस। फिर जो हमने लाइन पढ़ी थी, इससे क्या सजेस्ट होता है, तो इंडिया हैज अ रिच स्पिरिचुअल ट्रेडिशन, स्पिरिचुअल जो हेरिटेज है उसके बारे में, शेप्ड बाय वाइज सेजेस एंड थिंकर्स। पोएट ने वॉरियर्स और म्यूजिक को कनेक्ट किया है इंडिया के, टू शो इंडियाज ब्रेवरी एंड रिच कल्चरल ट्रेडिशन। और पोएट के अंदर जो नेशनल प्राइड एक हमारे अंदर भर रही है कविता, ये कैसे हो रहा है। सो पोएम इंस्पायर्स नेशनल प्राइड बाय सेलिब्रेटिंग इंडियाज नेचुरल ब्यूटी, हिस्ट्री एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें टेबल कंप्लीट करना है सफिक्स लगा के, जैसे आस, OUS हम लास्ट में लगाते हैं, तो फुल ऑफ, हैविंग द क्वालिटीज ऑफ या काइंडनेस। तो अब हमें यहाँ पर कुछ ऐसा फिल करना है जिससे कि जिसका मतलब हो, जिसके अंदर काइंडनेस की क्वालिटी हो, मतलब दया की भावना हो। तो क्या हो जाएगा, पोएम से हम वर्ड लेते हैं जेनरस, ठीक है। देन ईटी लगा हुआ है यहाँ, स्टेट ऑफ बीइंग वेरी ओल्ड एंड एंशिएंट, मतलब बहुत पुरानी चीज के बारे में बात हो रही है, तो एंटीक्विटी हमने पढ़ा था, एंटीक्विटी। ओके, देन सुपरलेटिव फॉर्म किसी चीज की, मतलब सबसे जो हाईएस्ट फॉर्म होती है वो, तो माइटी, माइटेस्ट, माइटिएस्ट, माइटिएस्ट। विदाउट समथिंग किसी चीज के बिना, तो लेस, फियरलेस। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं।
अब यहाँ हमें कंप्लीट करना है टेबल को बाय एडिंग अ डिफरेंट सफिक्स टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। नया वर्ड फॉर्म करने के लिए सफिक्स ऐड करना है। ऑल्सो क्रिएट अ सेंटेंस यूजिंग द क्रिएटेड वर्ड। जो वर्ड आप क्रिएट करेंगे उसको उससे एक सेंटेंस बनाना है। एक एग्जाम्पल हमें करके दिया हुआ है, जैसे यहाँ लिखा है TION, तो मतलब TION तो द एक्शन और प्रोसेस ऑफ, मतलब किसी चीज का एक्शन दिया है या प्रोसेस है। सो एग्जाम्पल है इंडिकेट, इंडिकेशन, TION लगा, इंडिकेशन इंडिकेट करना। द डार्क क्लाउड्स वेयर एन इंडिकेशन दैट इट वुड रेन सून। इसमें एक और आप लिख सकते हो, एक्शन हेल्प्स पीपल achieve success, achieve success। ओके, नाउ इफ, तो क्वालिटी और नेचर ऑफ, किसी चीज की क्वालिटी होना, तो शी इज, मैं यहाँ पे क्या वर्ड बना रही हूँ, मैं बोल्ड में लिख रही हूँ, क्रिएटिव, टिव लगा लास्ट में, क्रिएटिव स्टूडेंट, स्टूडेंट। ओके, नाउ मेंट, एक्शन और रिजल्ट ऑफ, किसी चीज का एक्शन या रिजल्ट, तो मैं इससे वर्ड बना रही हूँ अचीवमेंट। ठीक है, अचीवमेंट। तो यहां क्या आ जाएगा इसका स्टेटमेंट, विनिंग द प्राइज वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। यहां सिर्फ मैं अचीवमेंट के लिए लिख ही देती हूँ पूरा अचीवमेंट। नाउ पास्ट टेंस वर्जन बनाना है वर्ब, किसी भी वर्ब का ed लगाना है। तो जैसे गाइडेड, GUIDED, गाइडेड, ed लगाया। सो द टीचर guided the students carefully, carefully। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, लिसन एंड रिस्पॉन्ड। तो अब इसमें क्या होगा, एक ट्रांसक्रिप्ट दिया है, वो पहले हम रीड कर लेते हैं 260 पेज पे। फिर एज यू लिसन राइट द स्पीकर नंबर फॉर द 2 पिक्चर्स गिवन। जो ये 2 पिक्चर्स हैं इसमें हमें स्पीकर का नंबर देना है। ठीक है, स्पीकर 1 और स्पीकर यहाँ पे नाम देना है, नंबर देना है। ओके, यू विल वंस अगेन लिसन टू 4 स्पीकर। एज यू लिसन मैच द गिवन स्टेटमेंट्स टू द स्पीकर। देयर आर 2 स्टेटमेंट्स दैट यू डू नॉट नीड। जैसे ट्रांसक्रिप्ट जब रीड करोगे तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स दिए हुए बताना है किस स्पीकर का है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। ये ना, भारत आयरलैंड। तो पहला स्पीकर कहता है, आई लाइक प्लेसेस ऑफ नेचर दैट ऑफर कंफर्ट एज एन एल्डरली मैन। आई लव विजिटिंग सीरीन रिवर साइड्स। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। यस, सो यहाँ पर कह रहे हैं कि मुझे जो नेचुरल प्लेसेस हैं जहाँ पे मुझे कंफर्ट फील होता है, वहां जाने में अच्छा लगता है, जैसे रिवर साइड हो गई। आई स्टिल रिमेंबर माई लास्ट विजिट टू पोइचा विलेज ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा लास्ट ईयर। नर्मदा के गांव में वो गए थे। द जेंटल फ्लो ऑफ रिवर स्पोक टू माई सोल। जो वहां नदियां आराम से बह रही थी, मेरी आत्मा को छूती थी। आई कुड रिफ्लेक्ट, मेडिटेट एंड फाइंड इनर हार्मनी। मैं अंदर की जो शांति है उसको महसूस कर सकता था। आई एंजॉय द काम ऑफ अ डेजर्ट डेस्टिनेशन टू, बट रिवर साइड विजिट्स आर माई फेवरेट। जो डेजर्ट है वहां पर भी शांति होती है, लेकिन जो नदी का किनारा होता है वहां विजिट करना इनको अच्छा लगता है। स्पीकर 1 की बातें हैं। आई हैव माई टिकट्स बुक्ड फॉर अयोध्या नेक्स्ट। अब अयोध्या उनको नेक्स्ट जाना है। नाउ स्पीकर 2 की बात करते हैं। पहला स्पीकर 1 का था, सॉरी। एडवेंचर्स थ्रिल मी एंड सो आई थिंक देयर इज नो प्लेस बेटर देन द माउंटेन्स फॉर दिस। अब देखो यहाँ पे इमेज में कौन सा आएगा इसमें आंसर। सो अभी हमने एक रिवर साइड देखा और एक माउंटेन का पढ़ रहे हैं, है ना। तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर ये जो माउंटेन वाला है, तो ये स्पीकर कौन सा होगा, 2। और ये जो बैग वैग लेकर जा रहे हैं शांति के लिए, अब इसका क्या होगा ये देख लेते हैं। तो इसमें तो 2 आएगा। ठीक, चलिए अब आगे रीड करते हैं, कहीं नेक्स्ट हो, क्योंकि माउंटेन आया तो उसमें हम लिख सकते हैं। अ ट्रूली एंजॉय रिवर स्पॉट्स एज वेल, बट अ विजिट टू वेस्टर्न घाट चेंज इट ऑल फॉर मी। जैसे पहाड़ों पे जाना, माउंटेन्स में जाना अच्छा लगता है स्पीकर 2 को। आर कॉलेज सपोर्ट्स एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड माउंटेन्स आर माई प्ले ग्राउंड वेयर आई पुश माई लिमिट्स एंड एम्बेरेस द एडवेंचरस साइड्स ऑफ लाइफ। ना स्पीकर 3 जो है, तो वो कहता है आई एम अ फोटोग्राफर। मैं एक फोटोग्राफर हूँ। आई सिंपली फाइंड डेजर्ट ब्रेथ टेकिंग। जैसे डेजर्ट अच्छा लगता है, फॉरेस्ट एरियाज आर अ क्लोज सेकेंड, बट वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ सैंड ड्यून्स। तो इसे डेजर्ट पसंद है। ठीक है, दूसरे वाले को माउंटेन्स पसंद थे और पहले वाले को रिवर साइड। ठीक, नाउ सैंड ड्यून्स जो होते हैं, रेत के टीले होते हैं, वो देखना। कलर ऑफ डेजर्ट बिफोर सनसेट कंबाइंड विद प्ले ऑफ शेडोज इज मैचलेस। डेजर्ट्स ब्यूटी रिवॉर्ड में विद वन ऑफ द काइंड क्लिक्स। नाउ स्पीकर 4 जो है, उसे क्या पसंद है, तो चलिए देख लेते हैं। आई हैव टू एडमिट दैट आई लव द माउंटेन्स बट माई हार्ट बीट्स फॉर द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट पसंद है।
ठीक है। एज अ ट्रैवल ब्लॉगर एक्सप्लोरिंग दीज बायोडाइवर्स एरियाज अलाउ मी टू शेयर द वंडर्स ऑफ नेचर विद माई ऑडियंस। माई रिसेंट ट्रिप्स वॉज टू द सुंदरबन। सुंदरबन ये नेक्स्ट जाने वाले हैं एंड माई सब्सक्राइबर्स लव द वीडियो आई हैव अपलोडेड। तो चलिए देखते हैं अब इसके क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे। तो इसको देख के आपको क्या लग रहा है, जो फोटोग्राफर है या ब्लॉगर है ना? तो इसमें हमें ये माइक भी दिख रहा है, तो आई थिंक ये ब्लॉगर है, राइट? तो इसमें आ जाएगा स्पीकर नंबर 4। नाउ अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें हमें जो नंबरिंग करनी थी, ग्रीन सराउंडिंग लुक ब्यूटीफुल विजुअली, तो इसमें कौन सा होगा? फॉरेस्ट किसको पसंद था? 4 वाले को। द ग्रुप विजिट मैनी इवन द डिफिकल्ट एरिया सीम्स इजी, तो इसमें तो ग्रुप्स वाला तो हमने नहीं पढ़ा था, तो इसमें कुछ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 लिखा है, देर आर 2 स्टेटमेंट्स जिसको हमें नहीं बताना है, क्योंकि ये नहीं है इसमें जो हमने ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा। देन क्वाइटनेस ऑफ एनवायरमेंट हियर लीड्स टू पीसफुल एक्सपीरियंस, ये रिवर साइड वाला। देन द रिस्क एंड थ्रिल इन सच एन एरिया इज व्हाट इज मोस्ट अपीलिंग, तो इसका आ जाएगा 2, है ना? माउंटेन का जो रिस्क और थ्रिल रहता है वो एरिया का, वो अपीलिंग होता है। देन ड्राई एक्सपेंस प्रॉमिस टू अपील टू स्पिरिट ऑफ एक्सप्लोरेशन, ड्राई एक्सपेंस है मतलब ये डेजर्ट की बात हो रही है, तो इसमें 3rd आ जाएगा। और 2 के हमें आंसर नहीं करने, तो ये वाला द साइट ऑफ सच ब्यूटी इज वेरी इनवाइटिंग एंड हैज टू बी कैप्चर्ड, तो हो सकता है किसी का आंसर हो भी, जैसे जो इसमें आ जाएगा आई थिंक 3rd वाला आप लिख सकते हो, है ना? जो पिक्चर वगैरह लेता है तो क्लिक करने के लिए ये इसमें आ सकता है। स्पीकिंग एक्टिविटी यहाँ दी गई है, आपको पेयर में बात करनी है। टेक टर्न्स टू स्पीक अबाउट द एस्पेक्ट ऑफ योर विलेज, टाउन, सिटी एंड दैट यू फील आर एन एसेट। आपके गांव की, आपके टाउन की कौन सी खासियत है जो एक आप धरोहर की तरह काउंट कर सकते हैं, वो आपको डिस्कस करना है। इट कुड बी अबाउट जियोग्राफिकल, कल्चरल, ट्रेडिशनल फीचर्स और इवन इट्स हिस्ट्री, को कुछ भी हो सकता है वहां का, है ना? सो आपको इस तरीके के क्यूज यूज करके एक्सप्रेस करना है। जैसे वन थिंग दैट आई फाइंड ट्रूली वंडरफुल अबाउट माई विलेज, टाउन, सिटी इज डैश। इफ आई हैड टू डिस्क्राइब माई विलेज, टाउन, सिटी इन वन वर्ड इट कुड बी डैश। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या चीजें यूज कर सकते हैं वो आपके ऊपर है, और आपको फिर इस बातचीत को कंप्लीट करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। इसी में और स्टेटमेंट्स हैं। आई हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड अबाउट द वे पीपल ऑफ माई विलेज, टाउन, सिटी dash. What I want other people to know about my village, town, city is dash. Then when it comes to the scenery, my village, town, city truly shines because dash. मतलब ग्रीनरी है वहां, पेड़ पौधे बहुत है, ऐसा कुछ बोल सकते हो। आई फील अ डीप सेंस ऑफ प्राइड व्हेन आई थिंक अबाउट माई विलेज, टाउन, सिटी इज डैश। नाउ इसका कैसे आप लिख सकते हो, तो छोटा सा आंसर मैं बता देती हूँ, आप इसको एक्सपैंड करके लिख सकते हो। वन थिंग दैट आई फाइंड ट्रूली वंडरफुल अबाउट माई सिटी इज इट्स रिच कल्चर एंड हेरिटेज। द पीपल सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड ग्रेट enthusiasm and unity. Then if I had to describe my city in one word it would be vibrant, है ना? ऐसे करके आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो। कहीं पे कोई डाउट आता है तो प्लीज लेट मी नो। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे राइटिंग टास्क है कि आपको एक पैराग्राफ लिखना है एक जगह के बारे में जो आप विजिट किए हैं और आपकी मेमोरी में वो रह गया है। सो रिमेंबर टू मेंशन, आपको ये बताना है कि आप वहां गए क्यों थे, व्हाई डिड यू गो देयर, व्हाई डिड यू ट्रैवल, हु डिड यू ट्रैवल विद, किसके साथ आप गए थे, हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर द ट्रैवल, कैसे आपने तैयारी की थी ट्रैवल के लिए, वेयर डिड यू स्टे, कहाँ आप रुके थे, एंड व्हाट एक्टिविटीज डिड यू डू देयर, और आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज वहां की थी। चलिए इसका पैराग्राफ का आंसर देख लेते हैं, आप अपने हिसाब से लिखेंगे। सो लास्ट ईयर आई विजिटेड जयपुर विद माई फैमिली ड्यूरिंग द विंटर हॉलीडेज। वी ट्रेवल्ड बाय ट्रेन एंड स्टेड इन अ स्मॉल होटल नियर द सिटी सेंटर। बिफोर द जर्नी वी प्लान्ड आवर schedule and packed necessary items. During the visit we explored famous places such as Hawa Mahal, Amber Fort, then City Palace. We also enjoyed local food and bought traditional handicrafts. The beautiful architecture and colorful market made the trip memorable for me. Now next last वाला है हमारा learning beyond the text. Search for poems or songs dedicated to India, your motherland, in your regional language. Share them with your, आपकी भाषा में कोई सी कविता है जो आपके देश के ऊपर लिखी गई है वो आपको शेयर करनी है। अब 6 बच्चों का ग्रुप बनाना है, एक इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट ऑन इंडियाज मेजर ज्योग्राफिकल फीचर, ये आप सोशल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हर फीचर के लिए डिस्क्राइब करना है रीजन, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन लाइव्स ऑफ पीपल लिविंग देयर एंड मेंशन द लैंग्वेज स्पोकन इन द रीजन, कौन सी लैंग्वेज वहां बोली जाती है, इस तरीके से। इंक्लूड वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे माउंटेन, हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स हैं, तो इसमें आप रिवर्स गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी, इनमें से कोई सा भी एक ले सकते हो, है ना? तो ये प्रोजेक्ट है, मैम बोलेंगी तो आपको करना है। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद चैप्टर नंबर 1 कंप्लीटली। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 देख लेंगे जिसमें है द पॉट मेकर। ठीक है, तो पहली स्टोरी इसमें ये रहेगी पॉट मेकर, और दूसरा है इसका पार्ट गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आर वोकेशन। सो इसके भी 2 पार्ट्स देख लेंगे। पहले वाले पार्ट में पहला पार्ट कवर कर लेंगे स्टोरी, और दूसरे में ये वाला कवर कर लेंगे।
करेंगे. ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस. इफ यू आर डूइंग सो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट, एंड don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.